नमस्ते दोस्तों, मैं दीपाली वारोए। कैसे हैं आप सब? आशा है इस वर्ष की दिवाली आपके लिए धन और खुशियों की बरसात लेकर आई हो। लेकिन आपसे कई ज्यादा इस वर्ष की दिवाली अक्षय कुमार के लिए ये सब लेकर आई होगी, क्योंकि अक्षय कुमार की एक और फ्लॉप कॉमेडी फिल्म राम सेतु इस दिवाली रिलीज हुई है। और हमेशा की तरह अक्षय भाई ने इस फिल्म के बजट के 80% रकम पहले ही जेब में डाल ली होगी। फिल्म चले या ना चले, सस्ती या खराब बने, उन्हें तो बस दनादन मैगी बनाने की तरह फिल्में बनानी और करनी है, और देश धर्म का तड़का लगाकर जैसे भी हो बिना सोचे फिल्में करके जेबें गरम करनी है। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगी राम सेतु फिल्म का। कल मैं ये फिल्म देखने पुणे के सिटी प्राइड मल्टीप्लेक्स गई थी। मुझे इस फिल्म के बारे में थोड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि भले ही अक्षय कुमार के वाहियात मैगी फिल्मों से मुझे सख्त नफरत है, लेकिन राम सेतु फिल्म का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। और मुझे लगा कि कार्तिकेय 2 के बाद शायद हमें हमारे इतिहास का कुछ नया रिक्रिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन जब मैं थिएटर पहुंची तो मुझे पता चला कि लगातार 2 दिन इस फिल्म के शो दर्शक न होने की वजह से कैंसिल कर दिए गए हैं। जैसे तैसे प्रभु श्री राम ने हम पे दया की और हम सिर्फ 9 लोग थिएटर में इस फिल्म को देखने बैठ गए। तो दोस्तों, राम सेतु फिल्म की कहानी ऐसी है कि तालिबान के कुछ आतंकवादी पहले से पाकिस्तान के पास कोई जगह है, वहां पर एक प्राचीन बुद्ध की मूर्ति तोड़ चुके हैं, और वहां अक्षय दद्दू, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर आर्यन कुलश्रेष्ठ बने हुए हैं, पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर जिस तरह एक पायालू आदमी जमीन में पानी खोजता है, उसी तरह रेगिस्तान की जमीन में जल्द ही एक पुराना खजाना खोज लेते हैं, और रिक्लाइनिंग बुद्धा भी, जो भारत से वहां पहुंचा है। उस पुराने खजाने को देखकर अक्षय दद्दू की आंखें जिस तरह चमक उठती है, उसे देखकर तो लगता है कि अक्षय शूटिंग वगैरह सब छोड़ के खजाना लेकर सीधा बंबई भाग जाएंगे। लेकिन अब फिल्म का खजाना तो झूठा होता है, इसलिए वो उसे आतंकवादियों से बचाकर पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले करते हैं। और उधर अब तालिबानी आतंकवादी भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया राम सेतु भी तोड़ने के चक्कर में है। वहां से अक्षय कुमार भारत आते हैं और उन्हें एएसआई द्वारा राम सेतु पर एक रिपोर्ट देने को कहा जाता है कि राम सेतु मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि एक प्राकृतिक रचना है। उससे भारत और श्रीलंका का जो वाटर रूट है उसका समय कम होगा और आसान होगा, और भारत सरकार राम सेतु को तोड़ देगी। ये राम सेतु तोड़ने में सबसे ज्यादा फायदा शिपिंग किंग दिखाए गए नासर यानी इंद्रकांत वर्मा को मिला है, जो विलन दिखाया गया है। दूसरी तरफ देश भर में आंदोलन चल रहे हैं कि राम सेतु हमारी धरोहर है और उसे नहीं तोड़ना चाहिए। अक्षय कुमार बिना राम सेतु पर पहुंचे फटाफट 2 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देते हैं कि राम सेतु मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि एक प्राकृतिक रचना है, और रामायण सिर्फ एक कल्पना है। उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और देश भर में बवाल मच जाता है। देश भर में लोग गुस्सा जताते हैं तो कोर्ट पिटिशनर को यानी राम सेतु के समर्थकों को 3 दिन की मोहलत देती है कि वो राम सेतु एक मानव निर्मित रचना है इसका प्रमाण ले आए, और सरकार ये एक प्राकृतिक रचना है इसका प्रमाण दे। अक्षय कुमार को नौकरी से सस्पेंड किया जाता है। तभी इंद्रकांत वर्मा अक्षय कुमार को एक ऑफर देते हैं कि वो राम सेतु पर जाए और वहां पे रिसर्च करके राम सेतु एक प्राकृतिक रचना है ये प्रूव करे, ताकि कोर्ट राम सेतु को तोड़ने का आदेश दे दे। अब अक्षय कुमार बहुत ही आलिशान तरीके से इंद्रकांत वर्मा के जहाज पर पहुंचते हैं, जहां सब समुद्री पुरातत्व अभ्यास के साधन है, और दर्शकों का मन रिझाने के लिए एक महिला वैज्ञानिक जैकलिन फर्नांडिस और एक महिला वैज्ञानिक है, और बाकी भी लोग हैं। तो वहां जाकर अक्षय कुमार क्या करते हैं, तो एवेंजर फिल्म में जैसे आयरन मैन का सूट होता है, वैसा एक सूट पहले से जहाज पर है, जो पानी में जाने के लिए जरूरी है, उसे पहन लेते हैं। और 2 लोग जिनको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा होने की वजह से बेचारों को ऐसा सूट नहीं दिया गया है, वो भी प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए अक्षय कुमार के साथ होते हैं। तो राम सेतु का एक तैरता हुआ पत्थर लाने के लिए ये सूट पहनकर अक्षय कुमार पानी में डुबकी लगा देते हैं, बस। अरे अभिषेक शर्मा जी और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी और अक्षय कुमार जी, क्या दुनिया के सारे गोताखोरों को और उस जहाज के गोताखोरों को लकवा मार गया था, या फिर अचानक उन्हें पानी से डर लगने लगा कि एक डुबकी लगाने के लिए अक्षय दद्दू को बुला लिया? शूटिंग साउथ में थी तो वहीं से रोबोट वाले रजनीकांत चिट्टी सर को बुला लेते, वो तो हमेशा आयरन मैन का सूट पहने रहते हैं। या फिर मुझे बुला लेते, मैं ला देती वो राम सेतु का तैरता हुआ पत्थर डुबकी लगाकर। फिजूल में इतना खर्चा किया, वो भी इतने वाहियात तरीके से। खैर, तो अक्षय कुमार राम सेतु का एक तैरता हुआ पत्थर ले आता है
और पता चलता है कि उसके फॉसिल्स 18,000 साल पुराने हैं, यानी रामायण से भी पुराने हैं। तो इंद्रकांत वर्मा कहता है कि अब रिपोर्ट दे दो कि राम सेतु एक प्राकृतिक रचना है और राम ने नहीं बनवाया है। लेकिन अक्षय कुमार कहता है कि उसको और ज्यादा सबूतों की जरूरत होगी और इसीलिए इंद्रकांत वर्मा के मंसूबों के खिलाफ अक्षय कुमार, जैकलीन और एक वैज्ञानिक लड़की एक सबमरीन कैप्सूल में बैठकर वहां जाते हैं जहां उनको राम सेतु के और बड़े तैरते हुए पत्थर मिल सकते हैं। और इधर इंद्रकांत वर्मा का आदमी बाला, जिसने अक्षय कुमार और दोनों लड़कियों को मारने की प्लानिंग की है कि सबमरीन कैप्सूल बंद हो जाए और ऑक्सीजन खत्म हो जाए। और इधर नीचे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और वे मरने वाले, फिर भी अक्षय कुमार और दोनों लड़कियां मस्त गप्पे हाँक रहे बिना पसीने के। खैर, तो अक्षय कुमार और दोनों लड़कियां वहां से बच निकलते हैं और तूफान से निकलकर एपी नाम के मछुआरे की मदद से लंका के जाफना में पहुंच जाते हैं। वो दूसरी लड़की वो तैरने वाला पत्थर चुरा के अपने पास रख लेती है जो रास्ते में कहीं खो जाता है। अब ये एपी मछुआरा कौन है, कहाँ से आता है और वो अक्षय कुमार की मदद क्यों कर रहा है, एक सस्पेंस है जो आखिर में खुलता है। फिर आगे ये कहानी पूरी उटपटांग तरीके से गोते खाती है, कभी समंदर में, कभी राम सेतु के पास, कभी बिना पासपोर्ट के श्रीलंका में, कभी आइलैंड, कभी टनल। फिर अक्षय कुमार को अचानक से याद आ जाता है कि अरे, फीस के हिसाब से तो बहुत काम कर लिया, अब बाकी मैगी फिल्मों की भी शूटिंग पे जाना है। तो उनको अचानक ज्ञान प्राप्ति हो जाती है कि राम सेतु रामायण काल में श्री राम ने ही बनवाया था। अक्षय फिर वहां से सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां ऐन वक्त पर तैरता पत्थर और भूज पत्र दिखाकर और एक लंबा सा प्रवचन देकर कोर्ट को बताते हैं कि राम सेतु एक प्राकृतिक रचना नहीं है बल्कि राम निर्मित है। और कोर्ट के जजेस भी इस 10 मिनट के प्रवचन से इतने खुश हो जाते हैं कि वह फट से ऑर्डर दे देते हैं कि राम सेतु को तोड़ा ना जाए, क्योंकि वह श्री राम ने बनवाया था। बस अक्षय कुमार और उसकी पोती लग रही पत्नी नुसरत भरूचा कोर्ट से बाहर आते हैं और वहां खड़ी एक्स्ट्रा की भीड़ के हीरो हो जाते हैं। नासर गुस्से की वही एक्टिंग करता है जो उसने पूरे फिल्म में की है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी और अक्षय कुमार ने ये सोच लिया है कि देश के लोग पागल हैं। इतिहास जैसा भी हो, ये अनपढ़ लोग राम के या फिर धर्म के नाम पर या फिर राष्ट्र के नाम पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाएंगे, लोग देखेंगे और ये लोग खूब माल कमाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के वक्त भी इन दोनों ने ऐसा ही किया था और यहाँ भी। उन्हें देश, धर्म या फिर भगवान के रिसर्च में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें तो बस मैगी की तरह इन सब का तड़का लगाकर ऐसी फिल्में बनानी और अपनी जेबें गर्म करनी है। अक्षय कुमार इस फिल्म में एकदम थके बूढ़े लगते हैं। पृथ्वीराज चौहान में उनके छाती के बाल सफेद थे, यहाँ उनके दाढ़ी के बाल सफेद है। सफेद दाढ़ी और काले बालों वाले विग में वो बिल्कुल जोकर लगते हैं। उनकी पत्नी बनी नुसरत भरूचा उनकी पोती लगती है। और जैकलीन को फिल्म में कोई बिना काम की हीरोइन चाहिए, इसीलिए लिया गया है, उसको कोई काम नहीं है। नासर को बिना वजह का विलन दिखाया गया है, जिसको खुद को नहीं पता कि मैं क्यों विलन हूँ। सिर्फ एपी बने सत्यदेव ने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन उनका रोल भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा गया है। प्रेडिक्टेबल है, लेकिन वही एक है जो फिल्म में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। फिल्म का वीएफएक्स और सीजीआई बहुत ही घटिया है। समंदर का पानी, हेलीकॉप्टर से गोली चलाना, समंदर के अंदर के सीन और यहाँ तक कि श्रीलंका के सभी सीन नकली और फेक है। एक भी सीन रियल लोकेशन पे नहीं फिल्माया गया है और जो कुछ भी किया है वो बहुत ही घटिया लगता है। बाकी सस्ता वीएफएक्स, सस्ते सह कलाकार, एक दो लोकेशंस, एक दो हेलीकॉप्टर, एक दो बोट और बाकी सब एक्स्ट्रास, इतना ही फिल्म का खर्चा है और बाकी बजट का सारा माल अक्षय कुमार की जेब में गया होगा और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360 हिस्सा बराबर याद रखते हो। 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बकवास है। सस्ते सीजीआई की वजह से कोई स्कोप भी नहीं है। जैकलीन और उस दूसरी लड़की की ओवर एक्टिंग देख के तो हंसी आती है। बाकी फिल्म की कहानी कहाँ से निकलती है, कहाँ गायब हो जाती है, कहाँ जा रही है, ये ना डायरेक्टर को पता चलता है, ना ही अक्षय कुमार को और ना ही दर्शकों को। कभी पाकिस्तान, कभी दिल्ली, कभी राम सेतु, कभी श्रीलंका, कभी सुप्रीम कोर्ट, कहानी भी यहाँ से वहां गोते खाती है। लेकिन अक्षय कुमार को कहानी से क्या मतलब? राम सेतु के नाम पर कुछ भी बना दिया और अपना माल लेकर चलते बने दूसरी फिल्म के सेट पर मैगी बनाने। तो दोस्तों, मुझे ये फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि जब ये अनपढ़ लोग सिर्फ पैसों के लालच में हमारे धर्म, राष्ट्र या इतिहास पर बिना रिसर्च किए, बिना अभ्यास किए ऐसी वाहियात फिल्में बनाते हैं,
और बेशर्मी से उम्मीद करते हैं कि हम इमोशनल ब्लैकमेल होकर वो फिल्में देखें और ये लोग खूब माल कमाएं, तो ये बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात है। ये झूठापन और दोगलापन है। कलाकार के रूप में तो ये लोग छोटे हैं ही, लेकिन ऐसे उद्देश्य से ये इंसान भी घटिया है। तो दोस्तों, राम सेतु एक बहुत ही बकवास और भटकी हुई और राम के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाने वाली फिल्म है। मैंने ये जाना कि इस फिल्म का कोई स्क्रीन प्ले नहीं है, कोई किसी का किसी से कनेक्शन नहीं है। हंसी आती है डायरेक्टर की नींद देखकर। कुछ भी मुझे तो ये फिल्म कार्तिकेय 2 की बिल्कुल सस्ती और भद्दी कॉपी लगी। कम से कम इस पूरी फिल्म में कहीं ना कहीं श्री राम का अस्तित्व दिखा देते या फिर उनका एहसास दिला देते तो कुछ देर तक तो ये फिल्म देखने का मन करता। लेकिन पूरी फिल्म में जय श्री राम की जगह ओम नमः शिवाय का जाप है। ये भी अजीब हंसी दिलाने वाली बात है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही घटिया फिल्म है और मेरा ये सुझाव है कि आप ये फिल्म बिल्कुल भी ना देखें। और अगर ऐसे कुछ भी दिखाकर कोई हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसका कड़ा विरोध करें। दोस्तों, पोनियन सेल्वन या फिर कार्तिकेय 2 जैसी बढ़िया रिसर्च की हुई फिल्में अगर आपने देखी होगी तो आपको राम सेतु अक्षय कुमार और चंद्र प्रकाश द्विवेदी का कॉमेडी शो लगेगी। ये फिल्म और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक कार्तिकेय 2 की सस्ती कॉपी है। मुझे लगता है कि अब अक्षय कुमार और गैंग ने इतिहास या फिर धर्म या फिर भगवान के नाम पर ऐसी फटाफट मैगी बनाना बंद कर देना चाहिए, या फिर हमको उनकी ऐसी घटिया फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए। मैं देती हूँ इस फिल्म को 1 स्टार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।